स्टूडेंट्स, बच्चों अपना 6th चैप्टर पूरा हो चुका है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपने कर लिए होंगे। सभी बच्चों को होमवर्क करना है, कॉपी में काम वर्क अपना जो है पूरा करना है। और अपना जो अगला चैप्टर है बुक आप देख ही रहे हैं। इस बुक में ये देखिए आप 7वां चैप्टर है अपना, जिसका नाम है अशोक। ठीक है, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो बच्चों, सम्राट अशोक का नाम आप सबने सुना है। ठीक है, इसे एक महान राजा के नाम से जाना जाता है, सम्राट। तो राजा और सम्राट में क्या फ़र्क है, साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर है, कुछ अपन पहले शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम अशोक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, एक तो राजा का राज्य होता है, तो एक नगर जहाँ उस समय पहले हुआ करते थे या एक गांव जो है वहाँ तक है। पर जो साम्राज्य होता था उसमें बहुत सारे नगर, गांव भी होते हैं, क्षेत्र भी होते हैं, वो इसमें आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ये देख रहे हैं चित्र, इस चित्र में मान लीजिए अपन कहते हैं मौर्य वंश का, तो लगभग पूरे देश में इनका शासन जहाँ जहाँ रहा वो उनका साम्राज्य कहलाता है। तो ये राज्य से बड़े क्षेत्र होते हैं, विशाल क्षेत्र होते हैं, जिसके अंतर्गत कई सारे नगर, गांव, क्षेत्र, प्रांत जिनको हम कहते हैं वो यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पे हर जगह की अलग अलग व्यवस्था होती है। मतलब राजा के द्वारा यहाँ पे प्रशासन करने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाता था। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि किसी किसी राजा का पूरा परिवार ही जो सत्ता पर होता है, एक ही वंश का। यहाँ पे आता है टॉपिक वंश। वंश होता है जब एक ही परिवार के सदस्य, ठीक है, जैसे पिता के बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी शासन जो है एक परिवार में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है स्थानांतरित होता जाता है। जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं, उनके परिवार के जो लोग होते हैं उन्हीं को राजगद्दी मिलती है और वही शासन करते हैं, सत्ता पर उनका ही जो है नियंत्रण होता है, कब्जा होता है, उसे वंश कहते हैं। जैसे गुप्त वंश है, मौर्य वंश, बहुत सारे वंश ऐसे यहाँ पर हुए हैं। फिर इन राजा के द्वारा उस समय अपने कोई भी आदेश होते थे, कोई उनको कानून बनाना है, ठीक है, तो तरीके बहुत सारे होते थे। जैसे कि आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, कई फिल्मों में देखा होगा, सीरियल में, कहीं कहीं तो क्या नगाड़े में जा कर के जो है राजा के आदेश को बताया जा रहा है, ठीक है, कहीं किसी और तरीके से सूचना पहुंचाई जा रही है। तो कहीं कहीं सूचना पहुंचाने के लिए जो राजा हुआ करते थे, ये शिलालेख, कहीं कहीं अभिलेखन लिखी हुई बात होती है, शिलालेखन है, कोई पत्थर है या चट्टान का टुकड़ा है या कोई कठोर धातु है, उसके ऊपर आदेश लिखे जाते हैं। तो शिलालेख, शिला है ना पत्थर, इस पे आदेश लिख करके और उस राजा का जो राज्य होता था वहाँ पर जगह जगह पर उसको लगा दिया जाता था, ताकि हर कोई आता जाता व्यक्ति जो है वो उन आदेशों को पढ़े। और कई बार जो राज्य की सीमा होती थी वहाँ पर भी इनको आदेशों को लगाया जाता था, ताकि जो राज्य में प्रवेश कर रहे हैं लोग, उन्हें पता चल जाए कि भाई इस राज्य में उनको किस तरीके से रहना है, इस राज्य में कैसे कानून है, किस तरह के उनके कानून को उनको पालन करना होता है। तो ये राजा के जो आदेश होते हैं या लेख होते हैं जो वो उसमें लगाए जाते हैं। फिर राजधानियाँ, जैसे भी अपन देखते हैं हर देश की राजधानी होती है, तो ऐसे ही उस समय भी राजधानियाँ हुआ करती थी कि जहाँ तक ये पूरा राज्य होता था, इनका पूरा साम्राज्य होता था, उस पर नियंत्रण करने के लिए, उस पर एक अपन कहते हैं ना ध्यान रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए एक जहाँ पे राजा का महल होता था, राजा जहाँ रहता था वो उसकी राजधानी होती थी। और जहाँ से वो पूरे अपने क्षेत्र पे नियंत्रण करता था, अलग अलग हिस्से पे कैसे कैसे शासन चल रहा है वो वहाँ पर उसको टिकता था। तो इसके लिए राजधानी का निर्माण किया जाता था। फिर आता है राजा के द्वारा, अब इतनी बड़ी देश की, राज्य की, क्षेत्र की जो भी स्थिति है उसको संभालना है, पूरे साम्राज्य को संभालना है, ठीक है, इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए सेना भी है, सेना का भी पूरा खर्चा होता है।
तो बहुत सारे संसाधन होते हैं, उन सबका खर्चा कैसे पूरा हो। तो राजा इसके लिए क्या लगाते थे, कर, टैक्स अपन जिसको कहते हैं, उस टैक्स को देना अनिवार्य होता था। सभी गांव के या शहर के या जो भी इनके राजधानी के या इनके साम्राज्य के जो लोग होते थे, इनको विभिन्न प्रकार के टैक्स जो है वो देने पड़ते थे। पर कई बार क्या है कि प्रजा जो होती थी वो राजा को अपनी इच्छा से कुछ चीज़ें भेंट करती थी, उपहार के रूप में। तो यहाँ पे शब्द आया बच्चों नजराना। नजराना जो राजा के सामने पेश किया जाता है, इसके लिए कोई दबाव नहीं। जो प्रजा होती है वो अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जो है राजा के समक्ष उसकी सेवा में वो अपनी इच्छा से कोई भी पदार्थ, वो अनाज भी हो सकता है, सब्जियां भी हो सकती हैं, फल भी हो सकते हैं, कोई महंगी वस्तुएं भी हो सकती हैं, कोई भी विविध पदार्थ जो है वो प्रस्तुत किए जाते थे जिन्हें वो स्वेच्छा से देते थे। तो इस तरह की जो है तकरीबन हर राज्य में व्यवस्था होती थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपका चैप्टर है अशोक के बारे में। अशोक जो मौर्य वंश का एक बहुत प्रतापी राजा माना जाता है। तो अशोक से पहले इसके अगर अपन बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उसके बाद में और भी शासक जो हुए। तो एक ही परिवार के लोग थे, एक ही वंश के लोग थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, इनके जो मौर्य वंश था। और आपने एक चाणक्य का नाम सुना होगा, कौटिल्य का नाम सुना होगा, ठीक है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दे करके और उसको पूरी शासन करने की शिक्षा दी थी और उसके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करवाई गई थी। इनके पुत्र थे बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो इन अशोक के बारे में आपका ये पूरा चैप्टर है कि अशोक जो है किस तरह से उसने आसपास के सभी क्षेत्रों में अपनी सेना भेज करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया, उन राज्यों को जीता। उसके लिए आपको पता ही है, सेना जाती है, आक्रमण होता है, कितना रक्तपात होता है, कितनी हिंसा होती है युद्ध में, दोनों पक्ष के लोग मारे जाते हैं। तो यहाँ पे जो अशोक को महान कहा गया, उसके पीछे एक युद्ध का जिक्र है बच्चों, कलिंग युद्ध। कलिंग उड़ीसा के वहाँ का एरिया, ठीक है। यहाँ पर जब उसने अपना विजय अभियान चलाया तो उस युद्ध में लाखों लोग जो थे वो मारे गए, बहुत जम के हिंसा हुई, रक्तपात हुआ, कई लोगों की मृत्यु हुई। तो इस युद्ध के बाद कहते हैं कि राजा का मन, जो अशोक था, उसका मन थोड़ा सा बेचैन हो गया, विचलित हो गया। उसे एकदम से ग्लानि सी हुई कि मेरी वजह से जो आक्रमण हुआ है उसकी वजह से इतने लोग जो थे वो मारे गए। एक ही परिवार के कई लोग मारे गए, किसी का कोई रिश्तेदार मारा गया, कोई पड़ोसी मारा गया, किसी का एक ही परिवार में किसी का पिता, बेटा, चाचा, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। तो इसके बाद उसको बहुत अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत बुरा लगा इसको। तो उसने फिर क्या किया कि एक घोषणा कर दी कि अब से मैं युद्ध नहीं करूँगा। उसने युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उसने की थी। तो कलिंग युद्ध के बाद फिर उसने अपने जनता की भलाई के लिए समाज सेवा के कार्य किए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। तो इसलिए से इसको फिर क्या है, एक सम्राट, महान जो है उसके रूप में जाना जाता है। तो उसने अपना एक जिक्र किया था, एक अभिलेख जो भी मैंने बात की थी, ठीक है, शिलालेखित ऐसे अभिलेख जहाँ पे वो लिखा जाता है। तो उसने कलिंग युद्ध के बारे में कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की, जिसमें बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो उसने कहा मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब भी किसी देश के साथ युद्ध होता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, लोग अपने कितने लोगों को, करीबी रिश्तेदारों को खो देते हैं, है ना, प्रियजनों को खो देते हैं। मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया। तो इसके बाद से बच्चों उन्होंने क्या किया, धार्मिक कार्य करने शुरू किए। उन्होंने एक धम्म का निर्माण किया। उनके जो विचार थे उसमें कि किस तरह से एक राजा को, अपने प्रजा को संतान के समान, जैसे पिता होता है ना, अपनी प्रजा जैसे होती है राजा की, जैसे पिता के पुत्र के समान उसकी प्रजा होती है। तो जिस तरह से एक राजा को अपने पुत्र के समान अपनी प्रजा को समझना चाहिए, उसके सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए।
तो इसके लिए कलिंग युद्ध के बाद राजा ने अपने प्रजा के लिए कार्य किए। तो उन्होंने लिखा, मैं धम्म का पालन करूंगा और धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतने का प्रयास करूंगा, ना कि बलपूर्वक मतलब आक्रमण करके नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं जो अभिलेख लिख रहा हूँ, जो संदेश प्रसारित कर रहा हूँ, ये मैं आगे आने वाली जो मेरी पीढ़ी है, मेरे जो पुत्र हैं, उनके जो बेटे हैं, उन सब के लिए ये भेज रहा हूँ कि ये संदेश कि वो कभी भी आगे युद्ध ना करें। और उन्होंने धम्म का प्रचार जो है अपने क्षेत्र में किया। तो इस तरह से ये जो आप चित्र देख रहे हैं बच्चे, देखो यहाँ पर ये सम्राट अशोक ने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, बहुत सारे स्तंभों का निर्माण करवाया। हर स्तंभ में पूरा खंभा जो होता है ना, उस स्तंभ के ऊपर जो शीर्ष क्षेत्र होता है, यहाँ पे इन्होंने विभिन्न प्रकार के जानवरों की आकृतियाँ लगाई। कहते हैं अशोक ने आखेट ने शिकार पे भी प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने पशु बलि दी जाती है, जो पशुओं को मारा जाता है शिकार पे, उसमें रोक लगाई थी। तो जानवरों के प्रति, जीव मात्र पे दया का संदेश भी इन्होंने दिया। तो इन्होंने स्तंभ के ऊपर जो है बहुत सारे जानवरों के चित्र जो है मूर्ति के रूप में बनवाए। तो ऐसे ही एक देखो आप शेरों वाला स्तंभ, शेर दिख रहे हैं आपको इसमें, ये हमने अपने बच्चों प्रतीक चिन्ह में लिया। आपने इसको सिक्कों में, नोट में, सरकारी जो कागजात होते हैं उसमें देखा होगा। ये यहाँ से तो आपको 3 दिख रहे हैं, पर ये हैं 4 क्यों हैं? क्योंकि चारों शेर जो हैं एक दूसरे से पीठ इनकी जो है वो टिकी हुई है। तो इससे कहीं से भी अगर आप देखते हैं ना, तो चौथा शेर नहीं दिखता है, वो 3 ही दिखते हैं। और फिर इसके नीचे ने बैल और घोड़े की भी आकृति बनवाई। सत्यमेव जयते, जिसको अपन कहते हैं सत्य की विजय होती है, ये भी खुदवाया। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे स्तंभ पत्थरों पर अपने अभिलेख जो है उत्कीर्ण करवाए थे। तो ये पत्थरों को काट काट के बनाया गया। सारनाथ, वाराणसी के पास सारनाथ एक क्षेत्र है, यहाँ पर जो है इसको इन्होंने बनवाया था। तो इतिहास के महानतम राजाओं में अशोक का भी नाम इसलिए आता है कि उसने जनता के कल्याण के लिए, उसके भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। और इसके वंश की जो स्थापना भी हमने बात की थी, चंद्रगुप्त मौर्य के, जो इसके दादा थे। तो अशोक जिस साम्राज्य पे शासन करते थे, मौर्य साम्राज्य पर, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लगभग 2300 साल पहले की बात है। और इनके इस साम्राज्य की स्थिति को बनाने में इनका साथ जिसने किया था, जिसका प्रमुख योगदान मानते हैं चाणक्य, मैंने भी आपको बताया था, चाणक्य कौटिल्य, जिन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। तो थोड़ी सी कथा बता देती हूँ कि मौर्य वंश से पहले जो इनका साम्राज्य था, वहाँ पर नंद वंश का शासन था, घनानंद। और ये जो घनानंद शासक था वो अच्छा नहीं था, अत्याचारी था, ठीक है, और उसने राज्य के लिए ध्यान नहीं दिया था। तो चाणक्य उसके दरबार में था, उसने कई बार अपने घनानंद को आग्रह किया कि आप राजपाट पे ध्यान दीजिए, भोग विलास छोड़िए, क्योंकि आसपास के शत्रु जो हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और ये अपने ऊपर कब्जा कर सकते हैं, भारत पे कब्जा कर सकते हैं। पर घनानंद ने इसकी कोई बात नहीं सुनी चाणक्य की। जब चाणक्य ने बार बार इसको बताना चाहा तो उसने नाराज होकर के चाणक्य को अपने दरबार से बाहर धक्का देके निकाल दिया। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारा नाश करके रहूँगा, तुम्हारा जो पूरा ये शासन है नंदवंश का, उसको मैं समाप्त करूँगा। और फिर इनको चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में एक युवक मिला, तो राजा के रूप में चाणक्य ने इनको तैयार किया, ठीक है, इनको पूरी शिक्षा दीक्षा दी। फिर इन्हीं का जो पूरा वंश था, उसी का एक राजा था अशोक। तो अब अशोक ने जो भी कार्य किए, कैसा उनका साम्राज्य था, उस सब की चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो ये जो अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं, एक पुस्तक का नाम है। तो अभी जो हमने चाणक्य की बात की, चाणक्य की पुस्तक का नाम है बच्चों अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है। इसके अलग अलग बहुत सारे अध्याय थे। उन अध्याय में किस तरह से राजा को शासन करना चाहिए, कहाँ पर किस प्रकार से क्या चीज़ होनी चाहिए, राजा का महल कैसा हो, उसका कक्ष कैसा हो, हर क्षेत्र कहाँ कहाँ पर हो, उस सबको वास्तु के हिसाब से भी इसने जो है वहाँ पर लिखा है। तो
हम आगे जिन पे चर्चा करेंगे उसमें राज्य साम्राज्य के बीच में अंतर देखेंगे, साम्राज्य का प्रशासन कैसे किया जाता था, अशोक जो है राजधानी में उसके जिसने जो भी वहाँ महसूस किया उसको अपने जो है लेखों में लिखा, कलिंग युद्ध क्या था, धम्म क्या है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा इसका चैप्टर का परिचय लिया। होमवर्क में आपको भेज दूँगी, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा।